मिनी सुपर कार रिस्टोरेशन। घर में पप्पू अपनी नानी के साथ था, तभी गैराज से एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, अरे अरे पप्पू, तुम्हारे नाना जी गैराज में चक्कर आके गिर गए हैं। उन्हें अभी अभी अस्पताल लेके गए, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। वो आदमी ऐसे बताकर वहां से चला जाता है। नाना जी की ये बात सुनकर नानी रोने लगती है और वो अस्पताल में जाने के लिए निकलने लगती है। तभी पप्पू नानी से कहता है, नानी, इतनी धूप में आप मत जाओ अस्पताल, मैं देखता हूँ जाकर। मुझे पूरा विश्वास है कि नाना जी को कुछ नहीं हुआ। मैं अभी आता हूँ नानी। पप्पू ऐसा कहकर अस्पताल जाते ही रहता है कि तभी नाना जी को लेकर कुछ लोग घर पर आते हैं। अरे भगवान, मैं ठीक हूँ, बस थकान की वजह से मुझे चक्कर आया था। और तुम ही अगर ऐसे हार मानकर रोती रहोगी तो पप्पू का ध्यान कौन रखेगा, बताओ मुझे। नाना जी, अब तो मुझे आप दोनों का ख्याल रखना होगा। आज के बाद से मैं भी काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे ये क्या बात है बेटा पप्पू, पढ़ाई छोड़कर तुम ऐसे काम कैसे करोगे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने तुम्हारे माता पिता को मरने के वक्त वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हें पढ़ना है, समझा? पप्पू नाना जी की ये बात सुनकर अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगता है। नाना जी एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। गैराज में काम करने से जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। एक दिन आराम करके नाना जी फिर से वापस गैराज में काम करने चले जाते हैं। लेकिन गैराज से वापस आते वक्त नाना जी को डॉक्टर रास्ते में मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं, अरे नाना जी, ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? आपको तो पता ही है ना, अगर समय रहते आपका ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर साहब, हम गरीब के पास कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? अब बस मरने से पहले अपने परिवार के साथ खुशी से जीना चाहता हूँ। उन्हें ये सब बताकर दुख नहीं देना चाहता मैं। आपको भी मेरी विनती है कि डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरे पोते को ये मत बताइए। इस तरह नाना जी डॉक्टर को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सारी बात पप्पू चुपके से सुन लेता है। उसे सब समझ आता है कि नाना जी की तबीयत खराब है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो सोचता है, अरे ये क्या, नाना जी का हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। नाना जी, नहीं नहीं, मुझे ही नाना जी के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। पप्पू अब नाना जी को बिना बताए ऑपरेशन के लिए पैसे कमाने की सोचता है। इसलिए वो एक गैराज में जाता है और गैराज के मालिक से कहता है, मालिक, मुझे आपके गैराज में काम चाहिए। मुझे रिपेयरिंग का सारा काम आता है। मैंने अपने नाना जी से रिपेयरिंग का काम सीखा है। ये सुनकर मालिक कहता है, लेकिन बेटा, अभी तुम बहुत ही छोटे हो। अगर तुम्हें मैंने अपने गैराज में काम दिया तो पुलिस मुझे आकर पकड़ लेगी। वैसे भी बेटा, तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ाई करने की है। तब पप्पू अपने नाना जी की तबीयत के बारे में उन्हें बताता है। गैराज का मालिक उस पर दया दिखाकर कहता है, बेटा, मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, पर हाँ बेटा, 2 दिन बाद एक कार रेस होने वाली है। उसमें जीतने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अगर तुम उस रेस में हिस्सा लोगे और जीत जाओगे तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। गैराज का मालिक पप्पू को पुरानी वाली मिनी सुपर कार देता है, लेकिन कार की हालत बहुत ही खस्ता रहती है। पप्पू उस मिनी सुपर कार का रिस्टोरेशन करने की सोचता है और उस दिन से ही अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते पप्पू उस कार का रिस्टोरेशन अच्छी तरीके से कर लेता है। ये देखकर मालिक कहता है, अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इस पुरानी मिनी सुपर कार को तुमने बिल्कुल नए जैसे बना दिया। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। इस तरह पप्पू मिनी सुपर कार लेकर रेस के मैदान में पहुंचता है, लेकिन बाकी के रेसर्स उसे छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पर जैसे ही रेस शुरू हो जाती है, वैसे ही सब चकित होकर पप्पू को देखते रहते हैं। पप्पू अपनी मिनी सुपर कार से तेजी से सबके आगे बढ़ जाता है और देखते ही देखते रेस जीत जाता है। इस तरह उसे 20 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। ये बात जैसे ही नाना जी और नानी को पता चलती है, वो वैसे ही रेस के मैदान में आकर पप्पू को गले लगाते हैं। नाना जी कहते हैं, बेटा पप्पू, मेरी तबीयत के लिए मिनी सुपर कार का तुमने रिस्टोरेशन किया और इनाम भी जीत लिया बेटा, रेस जीत कर। मुझे तुम पर बहुत नाज है। आप जो मेरे लिए करते हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है नाना जी।
चलिए, अब आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। इस तरह पप्पू नाना जी का ऑपरेशन भी करवाता है और बचे हुए पैसों से नाना जी के लिए वो खुद का मैकेनिकल गैरेज भी बनवा देता है। नीति: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गरीब बेटे का सरप्राइज गिफ्ट कार। एक गांव में दिनेश नाम का गरीब कारपेंटर रहता था। उसका बेटा चिंटू स्कूल में पढ़ता था। एक बार चिंटू के स्कूल में पढ़ने वाला गांव का ही एक धनिक महेंद्र का बेटा सनी अपनी महंगी मिनी कार लेकर आता है। देखो देखो मेरी कार कितनी अच्छी है। मेरे पापा ने मेरे लिए शहर से मंगवाई है। अरे सनी, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी मेरे पापा से ऐसी ही कार खरीद कर मांगूंगा। तुम्हारे पापा के पास थोड़ी ना इतने पैसे हैं। तुम तो गरीब लोग हो। तुम्हारे पापा महंगी कार खरीद ही नहीं पाएंगे। सनी की ये बात सुनकर चिंटू बहुत गुस्सा होता है और वो सोचने लगता है, वैसे सनी सच ही कह रहा है। पापा को बताऊंगा तो वह मेरे लिए ऐसी कार कभी भी नहीं खरीद पाएंगे और ये कहकर मुझे पापा को तकलीफ भी नहीं देनी। पर ये कार मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे एक दिन तो इसके साथ खेलना ही है, लेकिन क्या करूं? ये सोचकर चिंटू ना ही अपने पापा को कार की बात बताता है और ना ही उन्हें बताकर ऐसा परेशान करना चाहता है। वो कार के साथ खेलना भी चाहता था, इसलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद चुपके से सनी की कार चुरा लेता है। उधर सनी अपनी कार को तलाशते रहता है और वो रोने लगता है। स्कूल में वो अपने साथियों को पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है मेरी कार कहाँ है? क्या तुम लोगों ने मेरी कार को देखा? पता नहीं मेरी कार कहाँ चली गई या किसने चुराई। मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। ऐसा कहकर सनी सभी को पूछने लगता है। तब उसके ध्यान में आता है कि सभी बच्चों में बस चिंटू ही वहाँ नहीं है। ये सोचकर वो सनी के घर चला जाता है और वो अपने पापा को सारी बात बताता है। उसके पापा पहले से ही गुस्से इंसान रहते हैं। ये बात सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अरे मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि उस गरीब के बेटे के साथ मत रहा कर। ये गरीब लोग रहते ही ऐसे हैं। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। गरीबी के साथ साथ चोर भी बन गए वो। चलो मेरे साथ। सनी अपने पापा के साथ चिंटू के घर आता है और महेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ओ दिनेश, बाहर निकल और अपने चोर बेटे चिंटू को भी बाहर निकाल। चिंटू घर में ही रहता है। सनी और उसके पापा को देखकर वो बहुत डर जाता है। दिनेश महेंद्र की आवाज सुनकर बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ महेंद्र जी? और ये क्या सुन रहा हूं मैं? आपने मेरे बेटू को चोर कहा। हम गरीब जरूर है पर हम चोर नहीं है। अरे तू पहले अपने बेटे को बाहर बुला और उससे पूछ। हमें भी किसी पर आरोप करने की आदत नहीं है। दिनेश चिंटू को आवाज देता है। तब चिंटू सनी के साथ बाहर आता है और कार देखकर सनी कहता है, पापा पापा, वो रही मेरी कार। ये कार तो चिंटू नहीं चुराई है। सनी अपनी कार को चिंटू के पास से ले लेता है। तब महेंद्र दिनेश को बहुत ही भला बुरा कहता है, क्या रे दिनेश, क्या तूने यही संस्कार दिए हैं अपने बेटे को? ये चोरी के संस्कार देकर तुम अपने बेटे को क्या डाकू बनवाना चाहते हो? अभी से यही हाल रहा तो बड़ा बनकर यह जरूर एक बड़ा डाकू बनेगा। पर तुम गरीब लोगों से और हो भी क्या सकता है? तुम जैसों को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह कहकर महेंद्र दिनेश को बोलता ही रहता है, पर दिनेश एक बार भी कुछ नहीं कहता। महेंद्र वहां से चला जाता है और तब चिंटू कहता है, पापा मुझे माफ कर दो। मैं एक दिन कार खेलकर वापस करने ही वाला था। वो कार मुझे बहुत पसंद आई थी पापा, पर बहुत महंगी थी, इसलिए मैं वो उसे मांगकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए पापा। ऐसा कहकर चिंटू रोने लगता है। दिनेश उसे चुप कराता है और अपने बेटे के जन्मदिन के लिए दिनेश उसे एक लकड़ी की लैम्बोर्गिनी कार बनाकर देने की सोचता है। उस दिन से दिनेश लकड़ी से ही चिंटू के लिए एक लैम्बोर्गिनी कार बनाने लगता है, जो कि महंगी कार से भी बहुत ही अच्छी रहती है। दिनेश चिंटू को सरप्राइज गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी लकड़ी की कार देता है और कार को देखकर चिंटू भी बहुत खुश हो जाता है। पापा, आपने ये मेरे लिए बनवाई। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। ये लकड़ी की लैम्बोर्गिनी कार मुझे बहुत पसंद आई पापा। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी हालत में चोरी नहीं करना। इस तरह समझाकर दिनेश अपने बेटे को वो कार गिफ्ट करता है और दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं।